मूवी की शुरुआत होती है और हमें 1999 का फिलीपींस दिखाया जाता है, जहां पर कुछ वर्कर्स एक माइन में काम कर रहे थे। तभी वहां पर एक डॉक्टर आते हैं, जिसे वहां का एक आदमी बताता है कि काम करने के दौरान वर्कर्स को तेज रेडिएशन का एहसास हुआ। सभी को लगा कि यहाँ पर यूरेनियम है, जिससे खुश होकर यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें मंगवाई गई यूरेनियम को निकालने के लिए। ये काम चल ही रहा था कि तभी अचानक वो बड़ी सी मशीन जमीन के नीचे धंसने लगी और हमें पता चला कि नीचे कुछ है। अब डॉक्टर अपनी टीम के साथ जमीन के अंदर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही विशाल जानवर का कंकाल मिलता है और वहीं पास में डॉक्टर को उस विशाल क्रिएचर के 2 अंडे भी मिलते हैं, जिसमें से एक अंडा टूटा हुआ था और उसमें से जीव निकलकर बाहर जा चुका था समुद्र की ओर, जबकि एक अंडा वहीं था पर वो निष्क्रिय था। दूसरे सीन में हमें जापान में एक साइंटिस्ट जोई को दिखाया जाता है, जो एक न्यूक्लियर प्लांट में काम करता था। वो फोन पर किसी से कह रहा होता है कि फिलीपींस में आए भूकंप के झटके को मैं यहाँ जापान में अपने प्लांट में महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये प्लांट जल्द से जल्द बंद करना होगा। ये कहकर वो अपनी वाइफ के साथ न्यूक्लियर प्लांट के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ भी वहाँ काम करती थी। अब जोई प्लांट पहुंचकर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ये भूकंप के झटके आ कहाँ से रहे हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। अब जोई की वाइफ भूकंप के इन झटकों की जानकारी जुटाने के लिए न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जाती है। इधर जोई कंट्रोल रूम से इस सिचुएशन की जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहां पर भूकंप के तेज झटके आते हैं। इस झटके के कारण न्यूक्लियर प्लांट के अंदर एक ब्लास्ट होता है, जिसके कारण काफी जहरीली गैस न्यूक्लियर प्लांट के अंदर से बाहर आने लगते हैं, जिसे देखकर जोई की वाइफ अपने साथियों के साथ वहां से भागती है। जोई भी अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए उस ओर भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जहरीला गैस पूरे चैम्बर में फैल चुका था। जोई की वाइफ उससे कहती है कि दरवाजा बंद कर दो, इससे पहले कि ये जहरीला गैस पूरे शहर को बर्बाद कर दे। और ना चाहते हुए भी जोई को वो दरवाजा बंद करना पड़ता है। और अब जोई की वाइफ जोई से कहती है कि हमारे बेटे का ध्यान रखना, और ये कहकर वो जोई को गुड बाय कहती है। जोई अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को मरता हुआ देख रहा था, लेकिन फिर भी वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। अब उस अर्थक्वेक के कारण पूरा न्यूक्लियर प्लांट बर्बाद हो जाता है, जिसे जोई का बेटा फोर्ड अपने स्कूल से देख रहा था। अब हमें 15 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि फोर्ड अब बड़ा हो चुका है और वो एक सोल्जर बन चुका है। वो छुट्टियों में घर आया था। घर पर वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ काफी खुश था। अब रात में पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि फोर्ड के डैड को अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि फोर्ड अपने डैड से नफरत करता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मॉम की डेथ उसके डैड के गलतियों के कारण हुई थी, इसलिए वो अपने डैड के पास नहीं जाना चाहता था। लेकिन अपनी वाइफ के कहने पर वो अपने डैड को जेल से छुड़वा लेता है। अब वो अपने डैड के साथ उसके घर जाता है, जहाँ उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की मौत कोई कुदरत का कहर नहीं था, वहाँ कुछ तो ऐसा हो रहा था जो नहीं होना चाहिए। वहाँ से अब भी अजीब तरह की आवाजें आती हैं, जिसे मैंने नोट भी किया है, और वो नॉर्मल आवाज नहीं है, इसलिए मुझे पता लगाना है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि फोर्ड के डैड को इसलिए अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो न्यूक्लियर प्लांट के उसी एरिया में गए थे जहाँ लोगों का जाना बैन कर दिया गया था। अपने डैड की बातों को सुनकर फोर्ड भी उनके साथ वहाँ जाने के लिए अब तैयार हो जाता है। ये लोग जैसे ही वहाँ जाते हैं, ये नोटिस करते हैं कि उस प्लांट के आसपास के एयर में कोई भी रेडिएशन नहीं है। ये दोनों छानबीन कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन दोनों को अरेस्ट करके न्यूक्लियर प्लांट के पास ले जाती है। वहाँ पर वही डॉक्टर होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उस डॉक्टर को जोई उस रिएक्टर के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जिसे उसने आज तक इकट्ठा किया था। उन इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद डॉक्टर भी हैरान हो जाता है और सोचता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास भी नहीं थी। जोई कहता है कि यहाँ मैंने अपनी पत्नी को खोया है, इसलिए मेरा जानने का हक है कि यहाँ क्या हो रहा है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि 1999 में फिलीपींस से जो क्रिएचर भाग चुका था, दरअसल वो क्रिएचर इसी न्यूक्लियर प्लांट में छुपा हुआ था रेडिएशन को सोखने के लिए, और उस रेडिएशन को वो एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था खुद के लिए। अब डॉक्टर इस क्रिएचर की चाल को समझ जाते हैं और अब वो उस क्रिएचर को खत्म करने के लिए उस पर इलेक्ट्रिक करंट छोड़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फायर करते ही वो क्रिएचर जाग जाता है। अब वो विशाल और खतरनाक क्रिएचर उस प्लांट के काफी सारे लोगों को मारकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन वहाँ आर्मी आती है। डॉक्टर जोई और उसके बेटे को वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उस क्रिएचर के हमले के दौरान जोई को काफी चोट आई हुई थी। अब ये तीनों यूएस आर्मी के एक बहुत बड़े शिप पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर
डॉक्टर और उसके असिस्टेंट फोर्ड को बताते हैं कि 1954 में पहला परमाणु पनडुब्बी समुद्र की गहराई में गया और वहां जाकर उसने किसी जीव को नींद से जगा दिया। 50 के दशक में जो परमाणु परीक्षण किए गए थे वो कोई परीक्षण नहीं था, बल्कि उसी जीव को खत्म करने के लिए किया गया हमला था और उस जीव का नाम है गॉडजिला। दरअसल ये जीव पृथ्वी के सबसे पुराने जीव हैं। जैसे जैसे पृथ्वी का रेडिएशन खत्म होने लगा, इन जीवों ने खुद को समुद्र की गहराइयों में रहने के लिए ढाल लिया ताकि पृथ्वी के केंद्र से रेडिएशन सोख सके, क्योंकि रेडिएशन ही इन जीवों के एनर्जी का एकमात्र सोर्स है। इसलिए मोनार्क जैसी संस्था का गठन किया गया ताकि इस तरह के जीवों पर अध्ययन किया जा सके और पृथ्वी को इनके नकारात्मक प्रभावों से बचाया जा सके। अब फोर्ड बताता है कि मेरे पिता ने कहा था कि कोई चीज है जो दूर किसी दूसरी चीज से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही डॉक्टर समझ जाता है कि गुफा में मिला वो दूसरा क्रिएचर जिसका नाम म्यूटो है, वो जरूर गॉडजिला से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। अब फोर्ड वहाँ से अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद ही यूएस के एडमिरल को खबर मिलती है कि प्रशांत महासागर से रूस की एक पनडुब्बी गायब हो चुकी है और जब वो पनडुब्बी इन्हें मिलती है तो ये देखते हैं कि उस पनडुब्बी के पास म्यूटो है और वो उस सबमरीन से न्यूक्लियर कैप्सूल निकालकर खा रहा है अपनी भूख मिटाने के लिए। अब इससे पहले कि यूएस आर्मी म्यूटो पर हमला करती, म्यूटो अपनी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है जिसके कारण उस एरिया में मौजूद मशीन, आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और सभी ट्रेन बंद पड़ जाते हैं और इस दौरान काफी सारे सैनिक मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएस आर्मी इंफॉर्मेशन देती है कि प्रशांत महासागर में एक और दूसरा विशाल जीव देखा गया है जो किनारे की तरफ आ रहा है और ये जीव कोई और नहीं बल्कि गॉडजिला होता है। और जैसे ही गॉडजिला समुद्र से बाहर आता है, यूएस आर्मी उस पर फायरिंग कर देती है जिसके बाद गॉडजिला वहां से वापस चला जाता है। उधर फोर्ड जिस ट्रेन में बैठकर अपने घर वापस जा रहा था, उस ट्रेन पर म्यूटो हमला कर देता है, लेकिन तभी वहां पर गॉडजिला आ जाता है और म्यूटो पर हमला कर देता है। म्यूटो किसी तरह जान बचाकर वहां से भागता है। ये सब देखकर डॉक्टर काफी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अगर म्यूटो जानता था कि गॉडजिला उसका दुश्मन है तो वो उसे सिग्नल क्यों भेजेगा। तभी डॉक्टर को याद आता है कि फिलीपींस में उन्हें म्यूटो के साथ एक और अंडा मिला था जिसे उन्होंने निष्क्रिय समझकर नेवेडा की उस जगह पर रखवा दिया था जहां पर न्यूक्लियर प्लांट का कचरा रखा जाता है। और अब डॉक्टर समझ जाता है कि दरअसल म्यूटो गॉडजिला को नहीं बल्कि दूसरे अंडे को सिग्नल भेज रहा था, लेकिन गॉडजिला ने भी उस सिग्नल को कैच कर लिया था। और जब आर्मी को नेवेडा भेजा जाता है तो उन्हें वहाँ पर दूसरे अंडे से निकला हुआ म्यूटो मिलता है और ये म्यूटो फीमेल होती है क्योंकि इसके पंख नहीं होते। और अब सारी स्टोरी क्लियर हो जाती है कि मेल म्यूटो फीमेल म्यूटो को सिग्नल भेज रहा था ताकि ये दोनों अपने वंश को आगे बढ़ा सके। अब फीमेल म्यूटो लगातार शहर में तबाही मचाने लगती है। इस तबाही को देखकर सारे ऑफिसर्स डिसीजन लेते हैं कि इन म्यूटोस पर न्यूक्लियर हमले किए जाएंगे ताकि इन्हें रोका जा सके। इस पर डॉक्टर की असिस्टेंट कहती है कि न्यूक्लियर हमले से ये म्यूटोस और बड़े और ताकतवर हो जाएंगे। इसी दौरान डॉक्टर सभी से कहता है कि गॉडजिला इसका जवाब हो सकता है। मुझे यकीन है कि वो संतुलन बनाए रखने के लिए यहाँ आया है। पर एडमिरल डॉक्टर की बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि हम खड़े खड़े तमाशा नहीं देख सकते। और अब एडमिरल आर्मी को न्यूक्लियर बम के साथ उस और भेजते हैं जिस और म्यूटो है। ये न्यूक्लियर बम पुरानी टेक्नोलॉजी का होता है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी पूरी तरह से कंप्यूटर है जिसे ये म्यूटोस अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा कुछ ही सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फोर्ड भी इस मिशन में शामिल होता है। अब जैसे ही इनकी टीम उस मिसाइल को लेकर ट्रेन से आगे बढ़ती है तभी फीमेल म्यूटो इन पर हमला कर देती है और इनके न्यूक्लियर मिसाइल को निगल जाती है। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि सारे सोल्जर्स वहाँ मारे जा चुके हैं पर फोर्ड अभी भी चिंता था। अब वहाँ पर आर्मी आती है, वो बचे हुए मिसाइल्स और फोर्ड को अपने साथ ले जाती है और सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन ब्रिज पर न्यूक्लियर मिसाइल लेकर पहुंच जाती है। वहां पर पहले से ही पूरी आर्मी तैनात थी और कुछ ही देर में वहां पर गॉडजिला आ जाता है। गॉडजिला को देखते ही सभी उस पर हमला करने लगते हैं जिसके बाद गॉडजिला वहां से चला जाता है। अब ये लोग जल्दी से न्यूक्लियर मिसाइल को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन मिसाइल को एक्टिवेट करते ही सारी मशीन्स अचानक बंद होने लगते हैं। शहर की बिजली चली जाती है और सारे प्लेन्स एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पर म्यूटो आ चुका था। म्यूटो इनके शिप पर हमला करके न्यूक्लियर मिसाइल को निगल जाता है। अब वो मेल म्यूटो न्यूक्लियर मिसाइल को लेकर फीमेल म्यूटो के पास जाता है और वो मिसाइल उसे दे देता है। दरअसल फीमेल म्यूटो ने शहर के बीचों बीच काफी सारे अंडे दिए थे, इसलिए फीमेल म्यूटो उस न्यूक्लियर मिसाइल को अपने अंडों के पास रख देती है ताकि अंडों को एनर्जी मिलती रहे। उस मिसाइल में टाइमर लगा हुआ था और टाइमर खत्म होते ही वो मिसाइल फट जाएगा।
जिससे शहर के सारे लोग मारे जाएंगे। एडमिरल इस बात को ध्यान में रखते हुए एक टीम बनाकर उस मिसाइल के पास भेजता है। उस टीम में फोर्ड भी शामिल होता है। अब ये टीम उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो मिसाइल था। वहां पहुंचते ही फोर्ड ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहां पर हजारों की संख्या में म्यूटो के अंडे हैं। अब ये लोग उस मिसाइल को नीचे उतारते हैं और देखते हैं कि उस मिसाइल के फटने में सिर्फ 27 मिनट बाकी बचे हैं। इसलिए टाइमर को बंद करने के लिए ये लोग मिसाइल को खोलने की कोशिश करते हैं, पर मिसाइल का बॉक्स जाम हो चुका था। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस मिसाइल को यहाँ से दूर लेकर जाएंगे ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। तभी वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है और फीमेल म्यूटो से लड़ने लगता है। कुछ देर बाद मेल म्यूटो भी वहाँ आ जाता है और दोनों मिलकर गॉडजिला पर हमला कर देते हैं और अब इन तीनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। इधर सारे सोल्जर्स उस न्यूक्लियर मिसाइल को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलते वक्त फोर्ड की नज़र वहाँ पर पलटे हुए पेट्रोल के एक ट्रक पर पड़ती है। वो जाकर उसके पाइप को खोल देता है, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में म्यूटो के सारे अंडे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर फीमेल म्यूटो भागकर अपने अंडों के पास जाती है और जैसे ही वो देखती है कि उसके सारे अंडे बर्बाद हो चुके हैं तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसी वक्त वो फोर्ड को वहाँ देख लेती है। अब जैसे ही वो फोर्ड पर हमला करने वाली होती है, पीछे से वहाँ गॉडजिला आ जाता है और अपने न्यूक्लियर एनर्जी से फीमेल म्यूटो पर हमला कर देता है, जिससे वो घायल हो जाती है। उसी वक्त मेल म्यूटो भी वहाँ आ जाता है और गॉडजिला पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार गॉडजिला काफी गुस्से में था और वो अपने एक ही वार से उसे मौत के घाट उतार देता है। उधर सोल्जर उस न्यूक्लियर मिसाइल को शहर से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर फीमेल म्यूटो आ जाती है और सभी सोल्जर्स को एक एक करके मार डालती है। सिर्फ फोर्ड ही वहाँ जिंदा बचता है। वो उसे भी मारने ही वाली होती है कि तभी पीछे से गॉडजिला वहाँ आ जाता है और फीमेल म्यूटो के मुंह को खोलकर उसके अंदर अपनी न्यूक्लियर एनर्जी से हमला करने लगता है, जिसके बाद वो फीमेल म्यूटो भी मारी जाती है। आखिरकार गॉडजिला दोनों म्यूटो को मारने में कामयाब हो जाता है और डॉक्टर की बात सच साबित होती है। उधर हमें फोर्ड को दिखाया जाता है जो उस शिप को लेकर समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाता है जिस पर वो न्यूक्लियर मिसाइल रखा हुआ था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि फोर्ड काफी जख्मी हो चुका था, जिसके कारण वो शिप से भागकर अपनी जान भी नहीं बचा सकता था। अब उसने सोच लिया था कि वो जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन तभी कुछ सोल्जर्स हेलीकॉप्टर से उसे रेस्क्यू करने वहां आ जाते हैं और जैसे ही उसे रेस्क्यू किया जाता है वो मिसाइल ब्लास्ट कर जाता है, पर इसमें किसी की जान नहीं जाती। अगली सुबह फोर्ड अपनी पत्नी और बेटे से मिलता है। वहीं हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है जो हमले के कारण रात से वहीं बेहोश पड़ा हुआ था। सभी को लग रहा था कि शायद वो मर चुका है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर से जाग जाता है और समुद्र की गहराइयों में जाकर समा जाता है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह की मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।